अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। रिज़र्व सीट्स वाले मामले पर, मखसूस नशस्तों के मामले पर अहम तरीन दिन आन पहुँचा है। और आज जो दिन होगा ये इसलिए अहम तरीन होगा, एक तो इसमें ज़ाहिर है फैसला मुतवक्के है, कंक्लूड हो रहा है चीज़ें, लेकिन उससे पहले दो तीन डेवलपमेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हो गई हैं जिसके इस फैसले के ऊपर असरात हो सकते हैं। एक तो देखिए, बार बार बेंच ये कह रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इसमें फ़रीक ही नहीं है। सलमान राजा साहब से भी कहा जा रहा था कि आपने जो दरख्वास्त दी थी वो अगर हमारे सामने होती तो मामला मुख्तलिफ होता, जो कि और दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में आई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने एतराज़ लगा के उसको वापस कर दिया था। काजी फैसल साहब बार बार ये तो कह रहे हैं कि अगर आपकी वो दरख्वास्त जो हमारे सामने होती तो मामला मुख्तलिफ होता, लेकिन ये नहीं कह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में वो दरख्वास्त रिजेक्ट क्यों हो गई थी, और उसको आज भी सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसके पास पावर्स मौजूद है, वो उसको खुद टेकअप कर सकता है। लेकिन अब हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद दरख्वास्त दे दी है और इसमें फ़रीक बनने का फैसला किया है। यानी तहरीक इंसाफ ने 5 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तहरीरी दरख्वास्त दी है कि वो इस केस में फ़रीक बनना चाहता है। अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के पास ये ऑप्शन मौजूद नहीं है कि वो इनकार कर दे और कहे कि नहीं जनाब, हम आपको फ़रीक नहीं बनने देना चाहते। ये अगर होगा तो फिर तो एक वाज़े बाइस नज़र आ जाएगा सुप्रीम कोर्ट का, काजी फैसल साहब का। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट में जब तहरीक इंसाफ इस केस में आकर फ़रीक बन जाएगी तो इससे बहुत सारी चीज़ें वाज़े होंगी। तहरीक इंसाफ बताएगी फिर कि उनके साथ क्या हुआ है, फिर वो उन तमाम कानूनी नुक्तों को सामने रखेंगे। और देखिए, तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो एक, और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकला वो एक नुक्ता उठाने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो मेरी मालूमात है, और वो नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वो ये है कि देखिए, जब ये फैसला आया था कि बल्ले का निशान लिया गया था और फैसला हुआ था कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान नहीं दिया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट से रात 11:30 बजे जब फैसला आया और सारे उम्मीदवार आज़ाद हो गए थे, तो उस वक्त तारीख गुजर चुकी थी रिज़र्व सीट्स के लिए, मखसूस नशस्तों के लिए जो लिस्ट है वो जमा कराने की, यानी वो लिस्ट जमा कराने की तारीख गुजर चुकी थी। अब जब तहरीक इंसाफ की लिस्ट गुजर चुकी थी तो ज़ाहिर है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो जमा नहीं करा सकती थी। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मौक़िफ़ ये है, जो सुप्रीम कोर्ट में आने जा रहा है, कि वो लिस्ट जो तहरीक इंसाफ ने जमा कराई थी उस लिस्ट को ही अलायंस की लिस्ट तस्वुर किया जाए, क्योंकि उस लिस्ट में मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन है उसकी नुमाइंदगी भी शामिल है और उसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की नुमाइंदगी भी शामिल है। तो उसमें चूंकि दोनों की मखसूस नशस्तों की नुमाइंदगी शामिल है और उस इनके नॉमिनेशन फॉर्म पे भी लिखा हुआ है कि ये अलायंस के उम्मीदवार हैं, तो इस लिहाज से उस लिस्ट को अलायंस की लिस्ट तस्वुर किया जाए। और इसके लिए जो दलील है उनके पास वो मुत्तहिदा मजलिस अमल की मौजूद है। वो कहते हैं कि जी मुत्तहिदा मजलिस अमल ने जब तमाम सियासी जमातों ने एक इत्तेहाद बनाया था तो उस इत्तेहाद को एक निशान मिला था बुक का, और रिज़र्व सीट्स के लिए इसी तरह से इत्तेहाद ही की तरफ से, अलायंस ही की तरफ से जो है वो लिस्ट दी गई थी। ऐसा नहीं है कि तमाम बाकी सियासी जमातें ख़त्म हो गई थी। जमात इस्लामी अपनी तौर पर बरकरार थी, JUI अपने तौर पर बरकरार थे, बाकी जो सियासी जमातें थी, जो दीनी मजहबी सियासी जमातें, वो अपने तौर पर मौजूद थी, और वो सारी सियासी जमातें मिलकर एक अलायंस के तौर पर लड़ी और उनकी लिस्ट भी अलायंस ही की लिस्ट थी। अब इनका मौक़िफ़ ये है कि हमारी लिस्ट को अलायंस की लिस्ट तस्वुर किया जाए, और उसमें अगर वो अलायंस की लिस्ट है तो फिर जाहिर है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की भी लिस्ट है, वो मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन की भी लिस्ट है। फिर तो ये कहा ही नहीं जा सकता कि इन्होंने अपनी लिस्ट की जमा नहीं कराई है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने। तो ये नुक्ता भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आने जा रहा है। तो बुनियादी चीज़ जो हुई है वो ये हुई है कि तहरीक इंसाफ ने फ़रीक बनने की दरख्वास्त दी है। अब जब फ़रीक बनने की दरख्वास्त दे दी है तो ज़ाहिर है उनको सुना जाएगा। जब सुना जाएगा तो ऐन मुमकिन है कि आज ये सारे जो मामलात हैं वो ये आज कंक्लूड ना हों और ये केस आज ना समेटा जाए, और उसमें ज़ाहिर है वो डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, वो कुछ और चीज़ें होंगी, उनसे मांगा जाएगा, क्योंकि बेंच सुनना जा रहा है, तहरीक इंसाफ को भी सुनना चाह रहा है कि उनका ग्रीवेंस क्या है। और देखिए, जजेस के दरमियान एक वाज़ेह तलख़ी मौजूद है। जब कल अतर मिनल्ला साहब ये कह रहे थे कि इनाफ इज़ इनाफ, अतर मिनल्ला साहब कह रहे थे कि हम जो है वो हमारी तरफ लोग देख रहे हैं, और वो कह रहे थे कि हम इसके ज़िम्मेदार हैं, और वो कह रहे थे कि हम अपनी आंखें, अपनी गर्दन जो है वो रेत के अंदर नहीं दबा सकते, हम अपने सर को आंखें बंद करके और अपना सर रेत में नहीं दबा सकते, हमें देखना पड़ेगा और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हमें जो है वो एक्शन लेना पड़ेगा। और उस बयान को काजी फैसल साहब ने 2 दफ़ा इंटरप्ट करने की कोशिश की। जाहिर है उनकी राय मुख्तलिफ थी। हम बेंच के दरमियान एक वाज़ेह तकसीम भी देख रहे हैं, एक तलख़ी भी देख रहे हैं, हम कशीदगी भी देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो ये अपने कंक्लूजन की तरफ बढ़ेगा तो ये मामलात मज़ीद जो हैं वो तलख़ी की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन बहरहाल फ़ैसला
अब तहरीक इंसाफ को सुन के करना होगा, तो क्या होगा ये देखना पड़ेगा। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आज होने जा रही है, और वो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रज़ा जो हैं वो भी रोस्टम पर जाकर बोलने का इरादा रखते हैं। गुज़श्ता समात से पहले जब कहा गया था कि कहाँ हैं चेयरमैन साहब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह का पूछा गया था, तो अगली समात में वो पेश हो गए। वो 9 दफ़ा, वो कहते हैं मैं 9 दफ़ा उठाऊँ और मैंने हाथ तक खड़ा किया कि मैं बात करना चाहता हूं, लेकिन मुझे माइक नहीं दिया गया, मुझे बात नहीं करने की दी गई। कल साहिबजादा हामिद रज़ा, आज इनफैक्ट हामिद रज़ा जो है साहिबजादा हामिद रज़ा, वो रोस्टम पर जाएंगे और अपना नुक्ता नज़र काजी फैसला साहब के सामने रखने की कोशिश करेंगे और वो बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ है, उनको किन मराहिल से गुजरना पड़ा, किन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, और वो बताएंगे बल्लेबाज का क्या हुआ था, वो बताएंगे कि उनको क्यों आना पड़ा, वो बताएंगे कि वो अपनी फहरिस्त क्यों जमा नहीं करा सके, वो अपने नॉमिनेशन पेपर दिखाएंगे कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं और पीटीआई के साथ उनका अलायंस है, ये उन्होंने लिखा हुआ था, लेकिन इसके बावजूद उनको फोर्सफुली आज़ाद करार दे दिया गया। ये सारे हक़ाइक़ वो बताएंगे कि जनाब मैं आपके जो है वो यहाँ खड़ा हूँ, दर पे खड़ा हूँ और आप मुझे सुने। तो साहिबजादा हामिद रज़ा जो कुछ भी कहेंगे वो ख़बर होगी, और अगर उनको बोलने नहीं दिया जाएगा तो ये उससे बड़ी ख़बर होगी। तो ये भी एक एक्टिविटी आज सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है वो उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। एक और डेवलपमेंट हो गई है, शायद इसका भी आज जिक्र किया जाए, और वो ये हुआ है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में एक करारदाद मंजूर हुई है, और करारदाद ये मंजूर हुई है कि पाकिस्तान में होने वाले 8 फरवरी के इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से इसकी तहकीकात कराई जाएँ। ये इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में ये करारदाद 368 लोगों की हिमायत से पास हुई है, और सिर्फ 7 अफराद ने इसकी मुखालफत की है, इस करारदाद की मुखालफत में वोट किया है। 368 लोगों ने इसकी हिमायत में वोट किया है। ये बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना बड़ा नंबर एक करारदाद के लिए वोट कर दे तो ये अपने तौर पर एक बहुत बड़ी खबर भी है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है। अगरचे हुकूमत ने इसको हर तरह से रद्द करने की कोशिश की है, जिससे जाहिर होता है परेशानी बहुत है। मसलन एक तो तर्जुमान दफ्तर खारजा से बयान दिलवाया कि जी ये अमेरिका की पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के इंतखाबात के बारे में जो कमज़ोर मालूमात हैं उसका शाखसाना है, जो कमज़ोर मालूमात हैं उसकी वजह से ये सामने आया है। यानी आप 368 मेंबरान को कम अक्ल, कम फहम, पाकिस्तान की सूरत हाल का इदराक ना रखने वाला, पाकिस्तान के इंतखाबी सिस्टम से जानकारी ना रखने वाला करार दे रहे हैं 368 अफराद को। तो ये अपने तौर पर एक बड़ा मज़ाहिया बयान है जो दफ्तर खारजा की तरफ से दिया गया है कि जी ये सारे के सारे अफराद जो हैं वो वाकफियत ही नहीं रखते पाकिस्तान के। इतना कौन सा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है पाकिस्तान के इंतखाबात जो उनको पता नहीं है, जो वो पाकिस्तान में इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठा रहे हैं। क्या दफ्तर खारजा जो है वो हुकूमत का ग़ुलाम बना हुआ है कि जिस हुकूमत को फॉर्म 47 पे लाया गया 47 पे बन के बैठ गई है, और दफ्तर खारजा कह रहे हैं नहीं जनाब अमेरिका को पता नहीं है, जो इस्लामाबाद के 3 MNA हैं उनके पास तो जनरल फॉर्म 45 मौजूद नहीं है, तो क्या पता नहीं है जी अमेरिका को। ये तो अपने तौर पर एक बड़ा मज़ाहिया बयान है। दूसरा ये है कि आज ये कहा गया कुछ लोगों की तरफ से, नून लीग के कुछ लोगों की तरफ से टेलीविज़न पर यह कहा गया कि जी ये जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने की है, लॉबिंग फर्म्स हायर की हैं, लॉबिस्ट हायर किए हैं, ये उनका कमाल है कि, और जो डॉलर्स खर्च किए हैं तहरीक इंसाफ ने उसका कमाल है कि ये अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में पीटीआई की हिमायत हुई है, उनके मौक़िफ़ की हिमायत हुई है। ये भी अजीब व गरीब सा बयान है, क्योंकि आपके ख्याल में क्या 368 अफराद को ख़रीद लिया गया है? क्या लॉबिस्ट फर्म जो हैं उन्होंने पैसे दे के 368 अफराद को ख़रीद लिया है? और अगर पैसे दे के नहीं ख़रीदा और वाकई तहरीक इंसाफ ने लॉबिस्ट फर्मों को हायर किया और उन लॉबिस्ट फर्मों ने कन्विंस कर लिया 368 अफराद को, तो इवन देन ये तहरीक इंसाफ की फतह है कि उन्होंने कन्विंस तो किया उन्हें कि ये इलेक्शन जो है वो सही नहीं हुए, वरना वो कह सकते थे कि नहीं जनाब हमने देखा है आपके इलेक्शन तो ठीक हुए हैं, वो 368 अफराद क्यों करते। तो ये ईवान नुमाइंदगान में पास की जाने वाली जो करारदाद है इसका भी ज़ाहिर है इन्हीं इलेक्शंस के साथ ताल्लुक़ है। ये इलेक्शन जो 8 फरवरी को हुए थे, जिनकी शफाफियत पर बहुत सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी उठ रहे हैं, और जिसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फरीक बन के आगाह भी करेगी, और जिसके हवाले से तहरीक इंसाफ ने अतर मिनल्ला साहब ने 8 फरवरी के इंतखाबात पर आज खुद नोटिस लेने की सिफारिश भी की है। उसी 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से अमेरिका का भी एक स्टेटमेंट आ गया, अमेरिकी ईवान नुमाइंदगान का, अमेरिकी हुकूमत का नहीं, ईवान नुमाइंदगान का, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों शामिल हैं। दोनों के जो है वो आप देखें ना, सिर्फ 7 लोग मुखालफत कर रहे हैं, इसका मतलब है दोनों बड़ी पार्टीज़ के तमाम लोग जो हैं तकरीबन 98% बनता ही है, 98%
98% लोगों ने हिमायत की है, दोनों पार्टीज़ के लोगों ने, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। तो इस पर हुकूमत को बड़ी तकलीफ़ है और हुकूमत इस पर काफ़ी बेचैन और परेशान दिखाई देती है। आज एक चीज़ और होने जा रही है कि तमाम सेनेटर्स और पीटीआई के ज़्यादातर सेनेटर्स और ज़्यादातर अरकान असम्बली जो हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं। वो ज़ाहिर है बाहर भी सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी बात करेंगे, कमरा अदालत में भी बात करेंगे। तो ये सारा कुछ जो है वो आज हमें सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिलेगा। तो बड़ी जो एक्टिविटी है, बड़ी हलचल है, वो आज सुप्रीम कोर्ट में हो रही होगी और कमरा अदालत के अंदर भी बहुत हलचल हो रही होगी और कमरा अदालत के बाहर भी बहुत हलचल हो रही होगी। इलेक्शन कमीशन बैकफुट पर दिखाई दे रहा है पहले से, और इलेक्शन कमीशन जो है उसने ज़ाहिर है कई जगहों पर गलत बयानियाँ की हुई हैं। तहरीक इंसाफ वो सारा कच्चा छट्टा सामने खोल के रखेगी अपनी दरख्वास्त में। जब उसको सुना जाएगा तो तहरीक इंसाफ ये बताएगी कि उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और इलेक्शन कमीशन ने कहाँ कहाँ उनके साथ ज़्यादती की और कहाँ कहाँ दो नंबरी की। अब जस्टिस जमाल खान मंतुखेल और हसन अजहर रिजवी और एक दो और जजेज़ हैं, उनके बारे में जो सवाल पैदा हो रहा था कि वो किधर जाएंगे अगर तहरीक इंसाफ को सुन लिया जाता है, क्योंकि जमाल खान मंतुखेल और जस्टिस मंसूर बार बार कह रहे थे कि तहरीक इंसाफ तो हमारे सामने है ही नहीं, तहरीक इंसाफ तो हमारे सामने नहीं है। अब तहरीक इंसाफ जब सामने आ गई है तो अब दिलचस्प होगा कि जमाल खान मंतुखेल साहब किस तरफ जाते हैं और किस तरफ अपनी राय देते हैं। इस डेवलपमेंट के बाद तहरीक इंसाफ बड़ी पुरुमीद है, बड़ी होपफुल है, उसे लगता है कि वो अब मखसूस नशस्तें हासिल करने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि चंद अहम निकात उनके जो है वो जिसके बारे में मैंने शुरू में आपको बताया वो सामने रखने जा रहे हैं। ये तो कतन हो नहीं सकता कि जिन जमातों की नुमाइंदगी नहीं बनती उनको मखसूस नशस्तें दे दी जाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा बुरा फैसला तहरीक इंसाफ का ये हो सकता है कि खाली रखी जाएँ और पीटीआई को ना दी जाएँ, लेकिन ये फ़ैसला भी बहरहाल उतना बुरा नहीं होगा कि वो दूसरी सियासी जमातों को देखकर 2/3 मेजॉरिटी बना दी जाए। 2/3 मेजॉरिटी तो किसी सूरत होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ज़्यादा जजेस हो सकता है ये राय दें कि भाई पीटीआई को भी ना दें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को भी ना दें और उनको भी ना दें और इसको आप जो है वो खाली छोड़ दें। खाली छोड़ने का फैसला तो मेजॉरिटी का आ सकता है, लेकिन बाकी सियासी जमातों को बांट देने का मेजॉरिटी फैसला मुझे आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। ऐन मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ को सुनने के बाद अगर दलाइल बहुत अच्छा है, कन्विंस कर लिया गया बेंच को, तो ऐन मुमकिन है कि मखसूस नशस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी का ख्याल करते हुए तहरीक इंसाफ को ही दे दी जाएं। इलेक्शन कमीशन ने बड़ा भोंडा मौक़िफ़ इख्तियार किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि जी 200 नशस्तें भी अगर जो हैं वो रिज़र्व सीट्स बनती हैं तो वो मखसूस जो आज़ाद लोग हैं वो किसी जमात का अलायंस बनते हैं तो उनको नहीं दी जा सकती, वो सियासी जमातों ही की बनती हैं। तो ये बड़ा ही अजीबोगरीब आर्गूमेंट था, जिस पर एक लाफ्टर भी सुप्रीम कोर्ट में आया था जब उन्होंने ये आर्गूमेंट दिया। उन्होंने कहा कि 200 बंदा भी है तो 200 के 200 को जो है 200 आज़ाद भी है और वो किसी सियासी जमात में चला जाता तो उनकी रिजर्व सीट्स नहीं बनती। तो इस तरह के आर्गूमेंट्स के साथ आप क्या समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इसमें क्या मिलेगा? बल्कि आज इलेक्शन कमीशन की सरजनिश होने के इम्कानात जो हैं वो काफ़ी दिखाई दे रहे हैं और बेंच के दरमियान जो बेचैनी और परेशानी है जिसको काजी फैसल साहब मुसलसल स्नब करने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि अगर जजेस को बात करने से रोका जाएगा, उनको जो है वो पाबंद किया जाएगा कि वो ना करें, तो फिर मेरा ख्याल है ज़ाहिर ऐसा तमाम जजेज़ अपना नुक्ता नज़र इसमें सवालात की शक्ल में भी रख रहे हैं और सवालात करके केस को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो अब कंक्लूड होना है, कल नहीं होगा तो परसों हो जाएगा या एक आध समात और चली जाएगी। तो बहरहाल ये केस अब अपने मंतकी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है और तहरीक इंसाफ को रिज़र्व सीट्स मिलने या सीटें खाली रहने के तो इम्कानात हो रहे हैं, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी। 2/3 मेजॉरिटी नहीं होगी तो काजी फैसल साहब की एक्सटेंशन भी नहीं होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।